प्रॉब्लम पे मैं मीना सर से रिएक्शन लूंगा, लेकिन दो मेहमान हमारे साथ बने हुए शो में, उनको मैं शामिल कर लूं। पहले एमएन ठाकुर सर और अमिताभ तिवारी जी। सबसे पहले एमएन ठाकुर सर, आपके पास आऊंगा। जिस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की बात अभी अरविंद झा साहब कर रहे थे, आप तो काफी करीब से देखते भी हैं और उसका अध्ययन भी करते हैं। आपको ये कितनी बड़ी समस्या लग रही है? लक्ष्मण, थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बहस है। बिल्कुल अरविंद जी ने सही कहा कि थोड़ा और विस्तार से यदि हम देखें, थोड़ा डीप जाके देखें, तो मैं इसको कहता हूं कि ये फ्रोजन ट्रांजिशन है। फ्रोजन ट्रांजिशन का मतलब ये है, और सब लोग उसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, कि कैसे फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म यानी सामंतवाद से पूंजीवाद में जो परिवर्तन का दौर है, भारत के अन्य हिस्सों में बड़ा तेजी से हो गया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में इतना तेजी से हो रहा है, लेकिन बिहार में वो जगह फंस गया। कहीं हम फंस गए हैं, उसमें जो ट्रांजिशन हो नहीं रहा है। तो उसमें स्ट्रक्चरल लॉजिक क्या हो सकता है? दो चीजें मुझे समझ में आती हैं। एक तो 1990-93 तक एक जो फ्रेट इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था भारत में, जिसके तहत कि जो रॉ मटेरियल आपके यहाँ से कहीं और जाना है, तो उसमें जो खर्चा लगेगा वो स्टेट देता था। नतीजा ये हुआ कि हमारा जो बहुत सारा रॉ मटेरियल जिसका हमें लाभ था, वो हमें मिला नहीं, वो सब बाहर चला गया। तो हमारे यहाँ सस्ता रॉ मटेरियल होने के बावजूद कोई उद्योग लगा नहीं ठीक से, कोई वहां आना नहीं चाहा। ये तो तब तक की बात थी, और ये एक तरह से ना वो बड़ा भाई वाला सिंड्रोम था कि बिहार को राष्ट्र का निर्माण करना था, तो उसके रिसोर्सेज दुनिया भर में फैल गए। और उसने जो संरचना पैदा की, उसका नतीजा हम आज तक भोग रहे हैं। क्योंकि ये जो फ्रोजन ट्रांजिशन होता है, जो बदलाव रुक जाता है, उसमें क्या होता है कि आप जब उसमें पैसा डालते भी हैं तो वो कहीं और चला जाता है। मसलन आप देखिए कि पिछले 10-12 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोशिश की गई, जो भी पैसा वहां लगाया गया, लगभग 4-5 लाख करोड़ रुपया तो बाहर से लोन लिया गया, जिसपे हम 37% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। लेकिन वो पैसा गया कहां? तो वो पैसा थोड़ा बहुत तो लोगों तक पहुंचा, जिससे थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आपको दिखती है, लेकिन बहुत पैसा उसका जो था वो एक छोटे से सेक्शन के हाथ में आ गया, जो वहां का पॉलिटिकल क्लास है, ब्यूरोक्रेसी है, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। अब सोचने की बात यह है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था कि करप्शन हो गया, चलिए होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो जो पैसा उन्होंने लिया वहां से, उस पैसे को भी उन्होंने बिहार में इन्वेस्ट नहीं किया, वो दिल्ली में इन्वेस्ट किया। सब लोगों ने दिल्ली में फ्लैट खरीदा। जैसा सही कहा अरविंद जी ने कि गांव के घर को कोई रिन्यू नहीं कर रहा है, लेकिन दिल्ली में सब लोग फ्लैट खरीद रहे हैं। जो पॉलिटिकल क्लास है, मुझे पूरा डेटा तो इस पर नहीं है, लेकिन जैसा लोग कहते हैं मुझे सही लगता है कि उनका पैसा भी दिल्ली के मॉल में इधर उधर इन्वेस्टेड है। यानी वो खुद ही कैपिटल फॉर्मेशन वहां नहीं कर रहे हैं। आप बैंक का रेशियो देखिए कि कितना हम पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं और कितना हम उससे लोन ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? कहां प्रॉब्लम हो रहा है? और खुद हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने में, तो बाहर से लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो वो एक पूरा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जिसमें रेड टेपिज्म भी है, लोकल गुंडाइज्म भी जो है, जो सामंतवादी व्यवस्था का एक डर पैदा होता है वहां के लोकल लॉर्ड से, वो भी हो रहा है। तो ये एक तरह का माहौल ऐसा बनता है जिसमें इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है। मुझे जैसा लगता है कि ये जो एलीट है बिहार का, वो काफी गड़बड़ है। वो बिल्कुल ही पैसे का दोहन करता है और उसको कहीं और ले जाता है। दूसरी बात जो है, मुझे नहीं लगता है कि गांव के समाज को अर्बन समाज में बदल देना एक बड़ा सॉल्यूशन है। मुझे लगता है बिहार में एक नए तरह का इंडस्ट्रियल मॉडल लाना चाहिए, जिसमें अर्बनाइज करने की जगह पे रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए। और किस तरह का इंडस्ट्रीज डेवलप हो, इस पे हमें विचार करना चाहिए। मैं सिर्फ इस पक्ष में कतई नहीं हूं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री डेवलप करें, वो भी जरूर हो, लेकिन ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन वाला इंडस्ट्री डेवलप करे, और जिसमें कि एक साथ बहुत बड़ा कैपिटल को नहीं इनवाइट करके छोटे छोटे कैपिटल्स को प्रमोट करने की कोशिश की जा सकती है, जो एक पूरा प्रोडक्शन चेन बना के उसको कनेक्ट किया जा सकता है। ये इंसेंटिव क्यों नहीं हो रहा है बिहार में? बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, बिहार में नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे जो सांस्कृतिक परेशानी हमारी है, जो अगेन मुझे लगता है कि ये फ्रोजन ट्रांजिशन से पैदा होता है, उसको कैसे डील किया जाए, ये हमारे सामने बड़ा सवाल है।
जैसे अभी आप देख रहे हैं चुनाव में बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन वो सारे मुद्दे फिर दब जा रहे हैं और फिर फाइनली हम वहीं पहुंच जा रहे हैं जो एक कैलकुलेशन हमारा कम्युनिटी कास्ट कैलकुलेशन है उसमें फिर फंस जा रहे हैं और डेवलपमेंट के मुद्दे गौन हो जाते हैं। गौन होते जा इससे रहे हैं। कैसे निकला जाए ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा जो मैं झा जी को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, मुझे पता नहीं है डेटा के बारे में और किस तरह से कास्ट डेटा लिया गया है। यदि वो कहते हैं कि केवल 4% लोगों ने माइग्रेट किया है बिहार से, ये सस्टेनेबल आर्ग्यूमेंट मुझे लगता नहीं है। उन्हें अपने डेटा को दोबारा एग्जामिन करना चाहिए। जो मेरा लेमैन्स अंडरस्टैंडिंग है अपने गांव में या लोगों को देख के, बहुत बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट किए हैं और उनका कॉन्फिडेंस बिहार पे नहीं हो पा रहा है। वो वापस जाना चाहते हैं, लव अफेक्शन है, लेकिन वापस री इन्वेस्ट ना तो अपने एनर्जी करना चाहते हैं वहां, ना अपना रिसोर्सेज करना चाहते हैं। इस पे विमर्श करने की जरूरत है कि उसको कैसे रिवर्स किया जाए। जब तक खुद हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो शायद हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बड़े इंडस्ट्रीज आएंगे हमारे यहाँ लग जाएंगे सीधे। बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ तिवारी जी, बिहार के लोग खुद बिहार में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आखिर क्या वजह है? जो अभी एमएन ठाकुर सर कह रहे थे बिहार के लोग बाहर जाकर अच्छा करते हैं लेकिन बिहार में अच्छा करना नहीं चाहते। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो काफी सारे लोगों ने, ऑनरेबल पैनलिस्ट ने बताए हैं यहाँ पे। आई थिंक सबसे बड़ा इशू लॉ एंड ऑर्डर का है। डिस्पाइट 20 साल गवर्नमेंट में नीतीश कुमार जी के रहने के बावजूद, जहां पर परसेप्शनली लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है, उसके बाद भी इंडस्ट्री जो है या सर्विस रिलेटेड कंपनीज हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं बिहार में। अभी आपके स्लाइड्स पे दिख रहा है कि जहां पर भारत में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, वहां पर बिहार में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी को बढ़ रहा है। एंड इनफैक्ट सर्विस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है पिछले 4 या 5 साल में, और वो नेशनल एवरेज के लगभग आधे से भी कम है। तो जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्रेडिट है नीतीश कुमार के गवर्नमेंट का, या जो वो इलेक्शंस में यूज होता है, विच इज इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर। और आज भी आप अगर प्राइम मिनिस्टर की रैली देखेंगे तो एक फियर ऑफ रिटर्न ऑफ जंगल राज का नैरेटिव एनडीए का है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है, ठीक है, जो कि मैं मान रहा हूं इस बात को कि हुआ है, फिर भी जो पॉलिटिकल क्लास है या गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रीज तो यानी मैन्युफैक्चरिंग तो छोड़ लीजिए, सर्विस इंडस्ट्री भी लाने में नाकामयाब रही है। मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, स्टेट लैंडलॉक्ड है, माइंस झारखंड को चली गई, वहां पर कोई स्टील प्लांट या कोई नॉन फेरस मेटल्स का प्लांट लगाना चाहेगा, उसको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होगा, उसका फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाए। ये एक आर्गुमेंट है, एक वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट की बात है। कोई रिफाइनरी लगेगी तो क्रूड ऑयल बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो फ्रेट कॉस्ट बढ़ेगा, और एक वायबिलिटी प्रोजेक्ट की है। लेकिन मैं तब हूं कि जहां बिहार के लड़के लड़कियां हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छा बोलते हैं, बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर सर्विस इंडस्ट्री में अच्छी अच्छी जगहों पे नौकरियां कर रहे हैं, वो सर्विस इंडस्ट्रीज लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूवमेंट के बाद भी बिहार में, जैसे मान लेते हैं टीसीएस, इन्फोसिस, व्हाटएवर, गूगल, हम लोग बात कर रहे हैं गूगल एटसेट्रा की, तो ये सीधा का सीधा बताता है कि स्ट्रक्चरल इश्यूज वगैरह बातें तो ठीक है, क्लियर लैक ऑफ विजन है बिहार के टॉप लीडरशिप का, ठीक है, क्लियर लैक ऑफ विजन को दर्शाता है ये, मुझे तो ये लगता है। और इसका सोल्यूशन 14% 15% जीडीपी ग्रोथ रेट देख करके ही मुझे लगता है कि जो रूलिंग क्लास है वहां पे काफी उनको लगता है कि परफॉर्मेंस स्टेट की काफी अच्छी है। भाई इसमें बेस इफेक्ट भी तो होता है। आज भी 20 साल के बाद भी, ये 14-15% ग्रोथ रेट के बाद भी बिहार की पर कैपिटा इनकम 1/3 ऑफ नेशनल एवरेज है। और 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे या राबड़ी देवी चुनाव हारी थी, उस वक्त भी 1/3 ऑफ नेशनल एवरेज था या उसके आसपास ही था। तो पर कैपिटा इनकम में कोई परसेप्शनल इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है ना, क्योंकि जॉब्स यहाँ पे नहीं है, इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है,
लोग पलायन कर रहे हैं, आप दिखाई रहे हैं 55% लोग तो शायद सिर्फ जॉब्स के लिए बाहर जा रहे हैं और 20% व्यापार के लिए। एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की कमी है और जो कंडूसिव एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट की कमी है यहाँ पे। मीणा सर, दो तीन मुद्दे आपके लिए आए हैं। पहला कि जो हम लोग बात कर रहे थे पलायन की, तो वो आंकड़े जो है सो वो जमीन से थोड़े से मेल नहीं खाते हैं। दूसरा, एमएन ठाकुर सर ने कहा फ्रोजन ट्रांजिशन का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया, वो एक बड़ी वजह है। और तीसरी बात कि ठीक है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं आएगी, रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन हमारे पास अपना तो बहुत बड़ा एसेट है, यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, स्किल्ड पॉपुलेशन है, उसको क्यों ना हम यूज कर सकते हैं वहां पे? देखिए, जो स्टीम्ड पैनलिस्ट ने परसेप्शन शेयर किया है कि बिहार की लगभग 20% पॉपुलेशन माइग्रेट करती है, सामान्यतः इसी तरह का जनरल परसेप्शन मेरा भी था। बट जब ये कास्ट सेंसस जो हुआ है 2023 में, ये जैसे नेशनल सेंसस होता है उसी तरह घर घर जाकर के सेंसस किया गया था और ये बिल्कुल परफेक्ट सेंसस है, ये कोई प्रोजेक्शन नहीं है किसी आधार पर, ये हाउस टू हाउस जाकर किया गया है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर 4.5% लोग ही ऐसे थे टोटल पॉपुलेशन में जो राज्य के बाहर रह रहे थे। तो इस आंकड़े को विश्वास नहीं करने का तो कोई कारण नहीं है। मैंने ये भी बात कही आपको कि यदि परिवारों से अपन तुलना करते हैं तो लगभग 16% परिवारों में से कोई न कोई व्यक्ति राज्य के बाहर है। तो ये आंकड़े तो बिल्कुल सही है, लेकिन परसेप्शन स्वाभाविक तौर पर जैसा सभी पैनलिस्ट ने कहा है, बात वो है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि पिछले वर्षों में जो कारण हमारे सभी पैनलिस्ट के द्वारा चर्चा किया गया है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअली बिहार में मैन्युफैक्चरिंग हो और देश के अन्य राज्यों में वो जाए, ऐसा इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ है। ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट बिहार को मार्केट के रूप में देख करके किया है, जो प्रोड्यूस है वो बिहार में उपयोग हो जाए ताकि उनकी कॉस्ट कम हो, इसको देख करके किया है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की स्किल की भी रही है। अभी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय में स्किल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन या सारे जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, एएनएम, इस सब से काफ़ी अच्छी वर्कफोर्स अभी एजुकेशन लेकर के तैयार हो रही है और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज तुलनात्मक रूप पर बेहतर हो पा रही है। हायर एजुकेशन की क्वालिटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कमी अपने राज्य का एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न रहा है। मैं आशा करता हूं कि आगे इस पर ध्यान रहेगा। और अभी पिछले कुछ समय में ये पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट आया, इससे प्राइवेट सेक्टर का रुझान बढ़ा है। एक और लिमिटेशन बहुत बड़ी थी लैंड की अवेलेबिलिटी। जब से हम लोगों के यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए लैंड एक्वायर किया, टोटल 8,000 एकड़ की लैंड थी जो प्राय अलॉट हो गई थी। तो पिछले कुछ वर्षों में इसकी भारी कमी थी। तो आपको जानकारी होगी कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ समय में 32 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उनके किनारे स्थापित करने के लिए 14,000 एकड़ जमीन एक्विजिशन का निर्णय लिया है। मैं आशा करता हूं कि ये शुगर मिल की जमीन के उपयोग के बाद में वो एक बड़ा चंक होगा जो इंडस्ट्रीज को रीजनेबल रेट पर ऑफर होगा, तो बड़े इन्वेस्टर्स विचार कर पाएंगे। क्योंकि बिहार में प्राइवेटली लैंड परचेज करके एग्रीगेट करके इंडस्ट्री लगाना बहुत डिफिकल्ट है, लैंड रिकॉर्ड्स के चलते, छोटी होल्डिंग के चलते। बट ये जो बड़ा निर्णय हुआ है 32 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का, मेरे विचार से ये एक बूस्टर का काम करेगा। मैं एक सवाल मीना सर आपसे स्पेसिफिक पूछ लूँ, फिर ब्रेक पे जाऊँगा तो बाकी मेहमानों से बातचीत करूँगा कि क्यों नहीं, जैसा कि झा साहब ने कहा, क्यों नहीं बिहार सरकार आगे बढ़ के एक दो ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्री को लाने के लिए पहल करे और कहे कि आइए हम, जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि 1 रुपये में हम गूगल को ज़मीन दे रहे हैं, आप लगाइए, आपको हम इंसेंटिव दे रहे हैं, ताकि 2-4 बड़ी इंडस्ट्री आ जाएगी तो एक परसेप्शन में बदलाव आएगा और फिर बाकी इंडस्ट्री खुद ब खुद चल के आएगी, उनकी एंसेलरीज यूनिट चल करके आएंगी। क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है उसके हिसाब से तो उनके लिए माकूल माहौल है। नहीं, मैं बिल्कुल 100% इससे सहमत हूँ।
और बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी जो चुनाव से कुछ महीने पूर्व कैबिनेट ने मंजूर की है, उसमें फ्री लैंड और सभी प्रकार के इंसेंटिव्स और टैक्स रिलीफ देने का प्रोविजन किया गया है। मैं निश्चित हूं कि चुनाव के बाद में डेफिनेटली इस दिशा में प्रयास होगा और यही रास्ता है। जिस प्रकार आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया गया या बाकी राज्यों ने एफर्ट्स किया है, हमें भी बहुत ही प्रोएक्टिव मेजर इन्वेस्टर्स के पास जाना चाहिए और उन्हें इनेबलिंग एनवायरनमेंट और फैसिलिटेशन आउट ऑफ वे भी दे करके, क्योंकि जैसा लॉ एंड ऑर्डर एक कंसर्न सभी पैनलिस्ट ने बताया है, ये बात सही है कि आंकड़ों के रूप में बहुत इंप्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी इंसिडेंट्स होती है। रिजल्टेंटली हम लोग का जो परसेप्शन है वो प्रभावित होता है, तो इसलिए बहुत एक्स्ट्रा प्रोएक्टिव एफर्ट्स करने की जरूरत है। आई एम श्योर कि जब ये पॉलिसी रोल आउट होगी तो उस दिशा में काम होगा।